कल ट्रंप ने पुतिन से कहा कि जंगल में अब सिर्फ हम तुम ही शेर नहीं हैं, और भी छावे हैं जो बड़े होकर शेर बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो कल 5 फरवरी को यूएस और रशिया के बीच आखिरी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी खत्म हो गई। हम आप इसे न्यू स्टार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। 2010 में तब के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और तब के रशिया के प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव के बीच में साइन हुई थी। वैसे तो ये रिवीजन था ओरिजिनल ट्रीटी का, जो 1991 में तब के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव के बीच साइन हुई थी। उस वक्त तक यूएसएसआर का डिसोल्यूशन नहीं हुआ था। जुलाई 1991 में ट्रीटी साइन हुई थी और उसी साल दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था। अब इस ट्रीटी में ऐसा क्या है जिसका खत्म होना दुनिया के लिए इतनी बड़ी बात हो गई है? तो जैसा कि इस ट्रीटी के शब्द हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन करने वाली ट्रीटी थी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म्स से मतलब न्यूक्लियर वेपन से है। इस ट्रीटी से यूएसएसआर और यूएस के बीच ये करार हुआ था कि ये लोग कितने लिमिट तक के ये वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि डिप्लॉय स्टेज में रख सकते हैं, ऐसी स्टेज जहां पर एक वेपन फायर होने को तैयार रहता है। इस ट्रीटी की डिटेल्स में जाएंगे तो यूएस और यूएसएसआर सिर्फ 1550 ही न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय स्टेज में रख सकते हैं, 700 से ज्यादा डिप्लॉयड डिलीवरी व्हीकल्स नहीं रख सकते और 800 से ज्यादा डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स नहीं रख सकते। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में अगर आपको जरा सा भी जानकारी है तो आप इतना समझ सकते हैं कि 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कम नहीं होते हैं। तो ये लिमिट सेट करके भी क्या हासिल हो गया? तो यहाँ पर हासिल हुआ है कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट यूएस और रशिया किसी रेगुलेशन के अंदर तो हैं, वरना बेलगाम होकर इस रेस का कोई अंत नहीं था। दुनिया भर के 80% से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। अब सोचिए जब ये लिमिटेशन नहीं थी तब क्या था? तो जरा एक नजर इस ग्राफ पर डालिए। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 1986 के आसपास 40,000 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास थे। यूएस का पीक देखेंगे तो 1967-68 के आसपास इनके पास 31,000 से भी ज्यादा वॉरहेड्स थे। तो ये इनका पीक था। तो इस ट्रीटी से ये रेगुलेट होकर 1500 के आसपास आ गए, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इनको 1500 के आसपास भी वॉरहेड रेडी स्टेट में रखने की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब जानने के लिए मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, बस थोड़ा सा ही। बात है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो दुनिया में ग्रेट पावर्स का युग जा चुका था और दुनिया सुपर पावर्स का वेलकम कर रही थी, यानी वो दो सुपर पावर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब यहाँ पर ग्रेट पावर्स और सुपर पावर्स क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी सबको ग्रेट पावर्स कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। वर्ल्ड वॉर हुआ तो इनका वर्चस्व खत्म हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते दुनिया में बस 2 ही सुपर पावर्स बची, यूएसएसआर और यूएस। तो इन सुपर पावर्स के बीच में और भी सुपर बनने की रेस शुरू हो गई। इस रेस को विद्वानों ने आर्म रेस नाम दिया। टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हो गई। न्यूक्लियर बम बना, हाइड्रोजन बम बना, ICBMs बनी, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, MIRV बनी। इस टेक्नोलॉजी को भारत ने भी पिछले साल ही टेस्ट किया, यानी अब हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी है। बढ़ते बढ़ते ये आर्म रेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यूएस के एक प्रेसिडेंट तो स्पेस में ही लेजर और मिसाइल्स डिप्लॉय करना चाहते थे, ताकि एकदम टोनी स्टार्क टाइप स्पेस से ही मिसाइल लॉन्च करके सामने वाले का काम तमाम कर दिया जाए। हाँ जी, बात हो रही है रोनाल्ड रीगन के स्टार वॉर्स प्रोग्राम की। अति हो रही थी, इसलिए अति का अंत भी होना था। इंसानों में मानवता जागी और उसी मानवता ने रास्ता खोला आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का। ट्रिगर था 1962 का क्यूबन क्राइसिस, एक वेकअप कॉल जब यूएस और यूएसएसआर के बीच न्यूक्लियर वॉर बस होने ही वाला था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स हैं, समय निकाल कर इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। क्यूबन क्राइसिस के बाद 1963 में ही लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुई, फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 में हुई। ये तब हुई जब चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस वक्त दुनिया को लगा कि 2 शेरों के बीच में एक छावा यानी कि शेर के बच्चे ने जन्म ले लिया, तीसरा न्यूक्लियर पावर खड़ा हो गया, इसलिए और छावे जन्म न लें। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई, पर शायद इनको नहीं पता था कि एक और छावा जन्म लेने वाला था। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ये हमारा पोखरण 1 था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता बैक टू बैक तमाम ट्रीटी साइन हुई। सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, सॉल्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, फिर ये स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 जो अभी कल ही खत्म हुई। और अब इसलिए दुनिया भर में चिंता बन गई है क्योंकि अब यूएस और रशिया के बीच कोई भी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं है। डिमिट्री मेडवेडेव का ये कल पोस्ट आया जिसमें कहा कि 1972 के बाद से अब तक ये पहली बार है जब यूएस और रशिया के बीच कोई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं बची है। साथ में गेम्स ऑफ थ्रोन्स का फेमस पोस्ट था और नीचे लिखा था कि विंटर इज कमिंग, यानी कि एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर की अनसर्टेनिटी वापस आ गई है। कोई लगाम नहीं है, सब बेलगाम है। फिर से आर्म रेस शुरू होगी और वो किस दिशा में जाएगी किसी को नहीं पता। कल रशिया की तरफ से यूएस को यह कहा गया
कि चलो इस ट्रीटी को 1 साल तक और ऑब्जर्व करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उस ट्रीटी में दम नहीं था और अब हम ये ट्रीटी दोबारा निगोशिएट करेंगे। ये ट्रंप का पोस्ट है जिसमें ये कहते हैं, The United States, the most powerful country in the world. I completely rebuilt its military in my first term, including new and many refurbished nuclear weapons. Also at Space Force, blah 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 blah. कितना क्लेम करता है आदमी, इसीलिए मैंने इनको टाइटल दिया है क्लेम मास्टर डोनाल्ड ट्रंप का। आगे कहते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर वॉर ब्रेक होने से बचाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, ईरान और इजराइल के बीच और रशिया और यूक्रेन के बीच। सेकंड हैंड नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। अब यहां से काम की बात कर रहे हैं। Rather than extending New START, a badly negotiated deal by the United States that, aside from everything else, is being grossly violated, we should have our nuclear experts work on a new, improved and modernized treaty that can last long into the future. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. तो डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्रीटी दोबारा निगोशिएट करनी है और उन सभी नए छावों को इस ट्रीटी में इन्वॉल्व करना है जो धीरे धीरे शेर बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मेन टारगेट पर चाइना है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कल कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्लियर हैं कि 21st सेंचुरी में ट्रू आर्म कंट्रोल तभी होगा जब इसमें चाइना इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से अपने स्टॉक पाइल्स को बढ़ा रहा है। चाइना के पास 550 न्यूक्लियर लॉन्चर्स हैं, 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इसलिए चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मेन कंसर्न है। इसी तरह से इनकी एक और ट्रीटी जो लैप्स हुई थी, INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो ये कहती थी कि 500 किलोमीटर की रेंज के ऊपर की ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स ना ही बन सकती हैं और ना ही रखी जा सकती हैं। उस ट्रीटी से यूएस ने 2019 में विड्रॉ कर दिया था, फिर पिछले साल 2025 में रशिया ने भी विड्रॉ कर दिया। वहां पर भी मेन कंसर्न यही था कि जब वो ट्रीटी साइन हुई थी तो ऐसी ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स सिर्फ रशिया और यूएस के पास ही थी। आज ये मिसाइल्स चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है और सबसे ज्यादा ईरान के पास है। इसलिए यूएस अब चाहता है कि जितनी भी कोल्ड वॉर के टाइम की ट्रीटीज हुई हैं, अगर उनको वापस लाना है तो इन सभी देशों को इन्वॉल्व किया जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक क्या, तब तक दुनिया न्यूक्लियर वॉर की अनसर्टेनिटी में ही रहेगी। और देखिए जो भी ये सिचुएशन है, मुझे लगता है कि यूएस और रशिया को एक बार फिर से सोचना चाहिए और कम से कम दुनिया वालों की तसल्ली के लिए ही सही इस ट्रीटी को 1-2 साल और एक्सटेंड करना चाहिए। मीनवाइल चाइना से लॉबी कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का प्रेशर बना सकते हैं, कैसे भी करके चाइना को ऑन बोर्ड ला सकते हैं, क्योंकि सीधे तरीके से तो चाइना आने से रहा। और रही बात INF की, वो 500 किलोमीटर वाले मिसाइल रेंज वाली ट्रीटी, उसके लिए तो सबसे पहले ये ईरान को ही मना लें तो बहुत बड़ी बात है। आज देखिए ईरान और यूएस की मस्कत में मीटिंग हो रही है, क्या नतीजा निकलता है। वैसे जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इनफैक्ट हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यही कह रहा है कि कोई मतलब नहीं है, ईरान यूएस की डिमांड को कभी नहीं मानेगा। फिर भी चलिए देखते हैं, मे भी हो सकता है कोई रास्ता निकाल आए। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसमें एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। रशिया और यूक्रेन का तमाशा खत्म नहीं हुआ, अभी पता नहीं और कितना लंबा चलेगा। इधर ईरान और यूएस ही भिड़ने वाले हैं और अब ये न्यूक्लियर आर्म ट्रीटीज का खत्म हो जाना, ऊपर वाला ही जाने क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।